क्या आपने कभी सोचा है कि इतने कम डॉक्टर और विशेषज्ञ बताते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा आहार कौन सा? इस वीडियो में मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को कम करने के लिए सबसे प्रभावी आहार रणनीतियों पर चर्चा करूंगा, एक सर्जन और गट माइक्रोबायोम विशेषज्ञ के नजरिए से। ये बातें आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से सुनने नहीं मिलेंगी। पिछले 10 वर्षों में मैंने हजारों मरीजों को साधारण और टिकाऊ आहार परिवर्तनों के जरिए जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत पाने में मदद की है। अगर आप लंबे समय से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पुरानी दर्द और जकड़न से जूझ रहे हैं, तो जो टिप्स मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वे आपके लिए वाकई गेम चेंजर साबित होंगी। ये कोई अस्थायी समाधान नहीं है, ये व्यावहारिक और प्रमाणित रणनीतियाँ हैं जो आपको प्राकृतिक रूप से RA को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। तो जुड़े रहिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर तमीम दसारी हूँ, एक सर्जन जो गट माइक्रोबायोम असंतुलन से होने वाली सूजन को कम करने के लिए समर्पित है। मेरी विधि, जिसे माइंडबेट इम्यूनिटी अप्रोच के नाम से जाना जाता है, पिछले 12 वर्षों में परिष्कृत की गई है और हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं और 2025 और 2026 के आने वाले वर्षों के लिए अपनी रणनीतियों को अपडेट किया है। हमारे प्रोटोकॉल ने अनगिनत मरीजों को ऑटोइम्यून बीमारियों और पाचन संबंधी विकारों से उबरने में मदद की है और यहाँ तक कि इस चैनल पर भी आप उनमें से कुछ की जीत की कहानियां देख सकते हैं। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी जटिल बीमारियों का इलाज दवाओं पर निर्भर हुए बिना करते हैं और यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन जब आप आंतों में सूजन, ऑटोइम्यून बीमारी और जोड़ों के दर्द को गट माइक्रोबायोम के नजरिए से देखते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि ज्यादातर सूजन आंतों की सेहत से जुड़ी समस्याओं के कारण होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा तरीका बाकी सभी से कैसे अलग है और हमारी सफलता की और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें या gclinic.com पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको शुरुआत करने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स दूंगा। वेबसाइट पर भी आप असली मरीजों की कई सफलता की कहानियां और अतिरिक्त मुफ्त संसाधन पा सकते हैं, जिन्हें आप अपनी खुद की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 2023 का एक अध्ययन है जो पोषण और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की रोकथाम और प्रबंधन में इसकी भूमिका पर केंद्रित है। यहाँ 2021 का अध्ययन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दर्द पर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स के प्रभाव के बारे में है। जहां 2022 का एक अध्ययन है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आंतों की डायस्बायोसिस और पोषण की भूमिका को देखता है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के प्रबंधन के लिए आदर्श डाइट में गहराई से उतरने वाले हैं, चाहे आप लगातार जोड़ों के दर्द, जकड़न से जूझ रहे हों या फ्लेयर अप को रोकने की कोशिश कर रहे हों। RA के लिए सही भोजन ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर आप NSAIDs या DMARDs जैसी दवाओं पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सालों में मैंने कई मरीजों को उनके RA के लक्षणों को काफी हद तक कम करने और सूजन को प्राकृतिक रूप से घटाने में मदद की है, वो भी केवल दवाओं पर निर्भर हुए बिना। तो आखिर इस तरीके को अलग क्या बनाता है? कई रूमेटोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि RA एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ आपको जीना पड़ता है और दवाओं के साथ साथ कभी कभी जीवन शैली में बदलाव करना होता है, लेकिन अक्सर इससे गहरे और मूल कारण छूट जाते हैं। मेरे क्लिनिकल अनुभव और शोध से मैंने पाया है कि डाइट के जरिए सीधे आंतों के स्वास्थ्य को टारगेट करना RA के प्रबंधन में एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। बिल्कुल, हम सप्लीमेंट्स और प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए सबसे प्रभावी डाइटरी स्ट्रैटेजीज को विस्तार से समझाऊंगा, कुछ आम गलतियों को उजागर करूंगा जिन्हें आपको टालना चाहिए और आपको दिखाऊंगा कि लंबे समय तक जोड़ों का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें। पहला मुख्य बिंदु, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भूमिका। बढ़ते शोध यह दर्शाते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स सूजन को कम करने और RA के लक्षणों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022 का एक अध्ययन है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक यौगिकों जैसे फ्लावोनॉइड्स, पॉलीफेनोल्स, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और टर्पीन की चर्चा की गई है। यहाँ एक और 2022 का अध्ययन है जिसमें पॉलीफेनोल्स की भूमिका और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में उनकी संभावनाओं पर चर्चा की गई है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग गुण होते हैं और ये प्रमुख सूजन संबंधी मार्गों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ 2021 का एक अध्ययन है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में एंटीऑक्सीडेंट्स और फूड सप्लीमेंट्स की प्रभावशीलता की जांच की गई है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स के सूजन पर प्रभाव को लेकर व्यापक शोध उपलब्ध है, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी स्थितियों में।
तो विज्ञान में गहराई से जाने के बजाय आइए उस पर ध्यान दें जो वास्तव में आरए को प्रबंधित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स शक्तिशाली पौधों पर आधारित यौगिक होते हैं जो फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों और मसालों जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लावोनॉइड्स और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं जो सूजन को कम करने और लंबे समय तक जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करते हैं। आरए की बात करें तो इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन बढ़ाना दर्द को नियंत्रित करने और जोड़ों की सूजन कम करने में वाकई फर्क ला सकता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कई मुख्य समूहों में बांटा गया है: टर्पीन, फिनोल, क्लोरोफिल और प्रीबायोटिक्स आदि। हर समूह की अपनी खासियत होती है जो आपके शरीर को सूजन से लड़ने और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में मदद करती है। दुर्भाग्यवश आरए से पीड़ित कई लोगों में इन आवश्यक यौगिकों की कमी होती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र और सूजन नियंत्रण के बीच की नाजुक संतुलन बिगड़ जाती है। लक्ष्य यह है कि आप रोजमर्रा के भोजन से अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन अधिकतम और विविध बनाएं, और ऐसा करके आप अपने शरीर को वे उपकरण देते हैं जिनकी उसे आरए के मूल कारणों को दूर करने के लिए जरूरत होती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स से कम आहार आपको पुरानी सूजन और बार बार भड़कने वाली समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है, जबकि इन यौगिकों से भरपूर आहार स्वाभाविक रूप से सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि हर भोजन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करें। हर भोजन को इस तरह सोचें कि यह आपके जोड़ों का समर्थन करने, सूजन कम करने और शरीर को पोषण देने का एक मौका है। यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आरए के साथ जी रहे हैं, क्योंकि सही भोजन आपके प्रतिरक्षा तंत्र को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जो आपके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी है। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके शरीर की सूजन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का बेहतर मौका मिलता है। और अगर आपके आहार में ये यौगिक नहीं है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपके लक्षण बने रहते हैं। पोषण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स पर जोर दिया जाए आरए से दीर्घकालिक राहत पाने की कुंजी है। मेरा दूसरा बिंदु पोषण संबंधी आवश्यकताओं और मैक्रोन्यूट्रिएंट गिनती से जुड़ा है। हाल के वर्षों में इंटरमिटेंट फास्टिंग सूजन को कम करने के लिए एक लोकप्रिय ट्रेंड बन गया है, लेकिन जब बात रूमेटॉइड आर्थराइटिस को प्रबंधित करने की आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपवास शायद वह समाधान नहीं है जैसा कि अक्सर बताया जाता है। असल में यह अच्छा करने के बजाय ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 2024 के एक अध्ययन ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा। इंटरमिटेंट फास्टिंग से कार्डियक डेथ का खतरा 91% तक बढ़ जाता है। सिर्फ खाना छोड़ने के लिए यह एक गंभीर जोखिम है। इन जोखिमों के बावजूद कई आरए मरीज मानते हैं कि उपवास सूजन को कम करके राहत में सुधार कर सकता है। शुरुआत में खाना न खाना लक्षणों को कम करता हुआ लग सकता है, क्योंकि यह अस्थायी रूप से उन पोषक तत्वों को सीमित कर देता है जो शरीर में सूजन की प्रक्रियाओं जैसे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। हालांकि समय के साथ इसके नकारात्मक प्रभाव जमा होने लगते हैं। आपको अनचाहा वजन कम होना, मांसपेशियों का क्षय, थायराइड की गड़बड़ी और कम खाने से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपकी नींद की दिनचर्या बिगड़ सकती है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, आपको पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट फूलना और मतली हो सकती है, और लगातार थकान भी हो सकती है जो खाने के बाद भी दूर नहीं होती। जब ये समस्याएं विकसित हो जाती हैं, तो खाना खाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन भोजन के बाद आपको पेट फूलना, गैस बनना, सुस्ती आना और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, और ये लक्षण आपको भविष्य में पर्याप्त भोजन करने से रोक सकते हैं, जिससे एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। खासकर अगर आपका वजन कम है। अगर आपका वजन कम है और आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 या उससे कम है, तो यह विशेष रूप से समस्या पैदा कर सकता है। आप हमारे क्लिनिक की वेबसाइट पर इस बीएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी ऊंचाई वजन डालकर अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है और आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आप गंभीर खतरे में हैं। मैंने ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिनका बीएमआई 13 तक था, जो कि बहुत गंभीर स्थिति है। और जब आपका बीएमआई कम होता है और आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर एक कैटाबोलिक अवस्था में है, यानी लगातार प्रोटीन को तोड़ रहा है, न कि उसे बना रहा है, जिससे सूजन लंबी चलती है और ठीक होने में समय लगता है। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? भोजन छोड़ने के बजाय मुख्य बात यह है कि सूजन को नियंत्रित किया जाए और साथ ही संतुलित और पोषक आहार भी लिया जाए। हालांकि बहुत से लोग सही भोजन खोजने की कोशिश छोड़ देते हैं और बहुत कम या बिल्कुल नहीं खाते, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आदर्श मैक्रोन्यूट्रिएंट संतुलन तय करते समय यह जरूरी है कि आप वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ध्यान दें। सूजन को कम करने के लिए मैं सलाह देता हूं कि आपकी रोजाना की कैलोरी का लगभग 50% स्वस्थ वसा से आए और बाकी 50% को कार्ब्स और प्रोटीन में बराबर बराबर बांटें।
यह अनुपात वर्षों के क्लिनिकल अनुभव पर आधारित है, जिसमें मरीजों ने महत्वपूर्ण सुधार देखे हैं। अब अगर आपको वजन कम करना है तो इन अनुपातों को समायोजित करके कार्ब्स और वसा को कम करके और प्रोटीन को बढ़ाकर मदद मिल सकती है। इसके विपरीत अगर आपको वजन बढ़ाना है तो अपनी कुल कैलोरी की मात्रा बढ़ाना और कार्ब्स व वसा के बीच सही संतुलन ढूंढना रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बेहद जरूरी है। रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना शुरू में चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह मेहनत के लायक है। अपना आहार सावधानीपूर्वक संतुलित करके आप अपने जोड़ों की सेहत सुधार सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं और लंबे समय में अपनी समग्र भलाई को बढ़ा सकते हैं। अब जब बात रुमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज करने की आती है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे वसा, कार्ब्स और प्रोटीन का संतुलन आपके आंत माइक्रोबायोम को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, जो बदले में आपके आरए के लक्षणों को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आपकी आंत में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस ये सभी शुगर, स्टार्च और फाइबर पर निर्भर करते हैं, जो कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और यहीं पर चीजें चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। जब आप शुगर, कार्ब्स, फाइबर के रूप में खराब बैक्टीरिया और फंगस को शरीर में लाते हैं तो यह सूजन का कारण बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे साधारण शर्करा हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अचानक लक्षण बढ़ सकते हैं और आरए के लक्षण और भी खराब हो सकते हैं। आप प्रोसेस्ड स्टार्च भी ले सकते हैं, जैसे कि रिफाइंड आटे में पाए जाते हैं, जो इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी ओर अगर आप जटिल या रेजिस्टेंट स्टार्च लेते हैं तो वे अधिक लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देंगे। फाइबर भी एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया जब उसे मिलता है तो वे चुनिंदा रूप से पनपते हैं, और यह थोड़ा डरावना लग सकता है ना? आप सोच रहे होंगे अगर कार्ब्स इतनी समस्या है तो उन्हें पूरी तरह से क्यों न हटा दिया जाए। खैर, एक डाइट है जो ऐसा करती है और उसे कार्निवोर डाइट कहा जाता है, और यही वह जगह है जहां यह रुमेटॉइड आर्थराइटिस की चर्चा में आती है। रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट एक पूरी तरह से मांस आधारित तरीका है, जिसमें सारा फाइबर हटा दिया जाता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। हालांकि यह एक चरम विकल्प है, कुछ लोग इसे अल्पकालिक राहत के लिए सफलतापूर्वक अपनाते हैं। इस डाइट की बुनियाद जानवरों के मांस पर टिकी होती है। कभी कभी इसमें अंडे और डेयरी उत्पाद भी शामिल किए जाते हैं। यह डाइट सभी कार्ब्स को पूरी तरह से हटा देती है, जिसमें फाइबर, लैक्टोज, स्टार्च और शक्कर भी शामिल हैं। कीटो या लो कार्ब डाइट्स के विपरीत, जिनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, कार्निवोर डाइट इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देती है। और अगर आप कार्निवोर डाइट को सख्ती से अपनाते हैं तो आप सारी डेयरी और फाइबर हटा देते हैं, जिससे आंतों का ऐसा माहौल बनता है जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। आपको कोई भी शक्कर, कार्ब्स या फाइबर नहीं मिलेगा, और यह रुमेटॉइड आर्थराइटिस के भड़कने के दौरान जब सूजन चरम पर होती है उस समय मददगार हो सकता है। हालांकि इसमें एक पेंच है। जहां कार्निवोर डाइट अल्पकालिक राहत देती दिख सकती है, वहीं यह हर किसी के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं है। मूल पेलियो डाइट, जिससे कार्निवोर डाइट ने कुछ हद तक रूप लिया है, ज्यादा संतुलित थी, जिसमें अधिक पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ होते थे, कभी कभी मांस भी शामिल होता था, और यह उस फाइटोन्यूट्रिएंट समृद्ध डाइट के ज्यादा करीब थी जिसे मैं अक्सर सुझाता हूं। तो जहां कार्निवोर डाइट भड़कने के दौरान सूजन कम करने में मदद कर सकती है, वहीं यह दीर्घकालिक आंत स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी रणनीति नहीं हो सकती। और मैंने इसी विषय पर एक पूरा विस्तृत वीडियो बनाया है, तो अगर आप जिज्ञासु हैं तो जरूर उसे देखें। ऐसी अन्य डाइट्स भी हैं जो कुछ खास कार्बोहाइड्रेट्स को हटाने के लिए बनाई गई हैं ताकि रुमेटॉइड के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिल सके, जैसे कि स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट (ACD). इसका उद्देश्य कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को सीमित करके सूजन को कम करना है जिन्हें पचाना मुश्किल होता है और जो अक्सर आंत में किण्वित हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया की अधिकता हो सकती है। ACD कुछ खास प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को हटाता है जिन्हें डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स कहा जाता है, जिन्हें आंत में बैक्टीरिया की अधिकता और किण्वन में योगदान देने वाला माना जाता है। जहां ACD कुछ लोगों की मदद कर सकता है, वहीं इसमें अक्सर वह सटीकता नहीं होती जो लगातार अच्छे परिणामों के लिए जरूरी है। मैं आमतौर पर आरए को नियंत्रित करने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट की सलाह देता हूं, जिसे लक्षित प्रोबायोटिक्स के साथ मिलाकर आंत के माइक्रोबायोम की समस्याओं को सीधे संबोधित किया जा सके। आरए को नियंत्रित करने के लिए एक और डाइट जिसका अक्सर जिक्र होता है वह है लो फॉडमैप डाइट, जिसमें कुछ खास किण्वनशील कार्बोहाइड्रेट्स को सीमित किया जाता है जो आंत में सूजन और असहजता को ट्रिगर कर सकते हैं। यह ऐसे काम करती है। FODMAPs में फर्मेंटेबल ओलिगोसैकराइड्स शामिल होते हैं जो गेहूं, प्याज और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। आप डिसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स और पॉलियोल्स, जो कि शुगर अल्कोहल्स हैं, भी ले सकते हैं। इस डाइट में एक एलिमिनेशन फेज होता है जिसमें सभी हाई फॉडमैप फूड्स को 4 से 6 हफ्तों के लिए हटा दिया जाता है, और फिर एक रीइंट्रोडक्शन फेज आता है
जिसमें इन खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे वापस शामिल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी डाइट्स कार्ब्स और फाइबर को सीमित करती हैं, तो वास्तव में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आंतों के स्वास्थ्य के लिए क्या काम करता है। इनमें से कई डाइट्स की समस्या यह है कि वे जड़ समस्या को नहीं सुलझाती, और वह है आंतों के माइक्रोबायोम की गड़बड़ी। मूल रूप से आपके पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कार्ब्स को प्रोसेस करते हैं, जिससे उनकी अत्यधिक वृद्धि होती है और फिर हानिकारक उपउत्पाद बनते हैं। यह अत्यधिक वृद्धि सीबो और कैंडिडा जैसी स्थितियों में आम है, जिससे हिस्टामीन का स्तर बढ़ जाता है, सूजनकारी साइटोकाइंस बनते हैं और थकान, लीकी गट, पेट फूलना, दिमागी धुंध और सुस्ती जैसे लक्षण होते हैं। ये समस्याएं मैंने अपने अन्य वीडियो में भी कवर की हैं। हालांकि ये डाइट्स कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फाइबर के पहलुओं को संबोधित करती हैं, लेकिन वे मूल समस्या को नहीं सुलझाती, जो है दीर्घकालिक आंतों के माइक्रोबायोम का स्वास्थ्य। असल में ये केवल अस्थायी समाधान देती हैं, बिना जड़ समस्या को हल किए। तो अब मैं अपने तीसरे बिंदु पर आता हूं, और वह यह है कि आदर्श रूमेटॉइड आर्थराइटिस डाइट माइक्रोबायोम विशिष्ट होनी चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज करने की बात करें तो केवल कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना मुख्य समस्या यानी आंतों के माइक्रोबायोम की गड़बड़ी को नहीं सुलझाता। आरए को सच में प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है ऐसी डाइट अपनाना जो आंतों के माइक्रोबायोम को खास फाइटोन्यूट्रिएंट्स और प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशंस के साथ टारगेट करे। एक प्रभावी आरए डाइट तैयार करने के लिए रणनीतिक सोच और यह गहराई से समझना जरूरी है कि आंत कैसे काम करती है। यहीं पर माइंड गट इम्यूनिटी अप्रोच काम आती है। हम शुरुआत करते हैं गट माइक्रोबायोम को प्रिसीजन प्रोबायोटिक्स के जरिए फिर से संतुलित करके, और ये आमतौर पर मिलने वाले ओवर काउंटर प्रोबायोटिक्स नहीं होते। ये क्लिनिकली प्रमाणित हैं और खास तौर पर आंत से जुड़ी समस्याओं के लिए बनाए गए हैं। आपको न तो ज्यादा CFU नंबर या काउंट चाहिए, न ही कई तरह की स्ट्रेंथ्स और न ही रेफ्रिजरेशन की जरूरत है। जो आपको चाहिए वे हैं 4 सावधानी से चुनी गई स्ट्रेंथ्स जो आंत में एक सुरक्षात्मक बायोफिल्म बनाती हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को दूर रखती हैं। और इन लाभकारी कॉलोनियों को सपोर्ट करने के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं, जो मुख्य रूप से पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ प्रोटीन भी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे जोड़ों में सूजन आ सकती है। उदाहरण के लिए कुछ जटिल प्रोटीन आरए के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनके साथ सतर्क रहना समझदारी है। हालांकि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के साथ बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाना भी आसान है। मान लीजिए कोई वेगन या पूरी तरह से पौधों पर आधारित डाइट लेता है, तो इससे कुछ फायदे तो मिलेंगे, लेकिन यह दूसरों के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकता है। वेगन डाइट एक पौधों पर आधारित आहार है जिसमें सभी पशु उत्पादों को बाहर रखा जाता है, जैसे मांस, डेयरी, अंडे और शहद। यह आहार पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों पर जोर देता है। इस डाइट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते, जिससे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो सकता है, जो सूजन, खासकर जोड़ों की सूजन को ठीक करने की कोशिश में एक गंभीर समस्या है। आपके शरीर को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है और प्रोटीन आपके रोजाना के आहार का लगभग 25% होना चाहिए। एक और समस्या यह है कि लोग अक्सर वेगन या पौधों पर आधारित ऐसे खाद्य पदार्थों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं जो अक्सर प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें अस्वस्थ एडिटिव्स होते हैं, जैसे नकली मांस, नकली चीज और ऐसे रसायन जो उल्टा असर कर सकते हैं। यह तरीका अक्सर वांछित परिणाम देने में असफल रहता है। एक अधिक संतुलित और टिकाऊ विकल्प मेडिटेरेनियन डाइट हो सकता है। मेडिटेरेनियन डाइट भूमध्य सागर के किनारे बसे देशों की पारंपरिक खाने की शैली पर आधारित है और यह साबुत, बिना प्रोसेस किए गए खाद्य पदार्थों पर जोर देती है, जैसे पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ, स्वस्थ वसा और लीन प्रोटीन। मेडिटेरेनियन डाइट की एक सीमा यह है कि यह आपके फाइटोन्यूट्रिएंट सेवन को ट्रैक करने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं देती। इसके अलावा यह बहुत जरूरी है कि आपकी रोजाना की कैलोरी का 50% ओमेगा फैट से आए, जो आंत के माइक्रोबायोम के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। भले ही मेडिटेरेनियन डाइट में कई लाभकारी खाद्य पदार्थ हैं, पोषक तत्वों की ट्रैकिंग में असंगतता से असंतुलन हो सकता है, जो प्रगति में बाधा डालता है। अपने क्लाइंट्स के लिए हम सटीक तरीका अपनाते हैं जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स डाइट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हम कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सेवन को रोजाना सावधानी पूर्वक मॉनिटर करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाइट पूरी तरह से आंत के माइक्रोबायोम को सपोर्ट और ऑप्टिमाइज कर रही है। इस स्तर की टारगेटिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और लंबे समय तक जोड़ों व समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए चौथा मुख्य सिद्धांत है अपने व्यक्तिगत फूड सेंसिटिविटीज को समझना और ट्रैक करना। जब आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझ रहे होते हैं तो सही डाइट में आपके फूड ट्रिगर्स का ध्यान रखना जरूरी है। मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने प्रभावी टेस्ट्स और परिणामों की व्याख्या कैसे करें इस पर चर्चा की है।
किसी भी डाइटरी प्लान के लिए यह जरूरी है कि वह आपकी फूड एवर्जन, सेंसिटिविटीज और एलर्जी को संबोधित करे। इन ट्रिगर्स को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका है फूड डायरी रखना। यह थोड़ा झंझट भरा लग सकता है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के लिए यह अनिवार्य कदम है। याद रखें, RA के फ्लेयर अप के दौरान लगभग हर खाना समस्या पैदा कर सकता है। जैसे जैसे आपका शरीर ठीक होने लगता है, आप पाएंगे कि जो खाद्य पदार्थ पहले सहन नहीं कर पाते थे, अब आप उन्हें खा सकते हैं। इसलिए अपनी फूड सेंसिटिविटीज को नियमित रूप से मॉनिटर और अपडेट करते रहें। जैसे जैसे आपकी स्थिति में सुधार होता है, ये समय के साथ बदल सकती हैं। तो जो फूड सेंसिटिविटी टेस्ट्स उपलब्ध हैं, उनमें स्किन प्रिक टेस्ट शामिल है, जो कि पारंपरिक एलर्जी टेस्ट है। आप सीरम ईडी टेस्ट करवा सकते हैं, जो एलर्जी की जांच करता है, और यह एक ब्लड टेस्ट है। आप सीरम IgG4 टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये आपके मोज़ेक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जैसे होते हैं, जो मुख्य रूप से फूड सेंसिटिविटी के लिए होते हैं, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और फिर आप सीरम MRT टेस्ट देख सकते हैं। यह भी एक नया ब्लड टेस्ट है, और यह जांचता है कि क्या आप खाने में अलग अलग प्रकार के एंटीजन के प्रति संवेदनशील हैं। मैं अक्सर अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले क्लाइंट्स के साथ इन टेस्ट रिपोर्ट्स की समीक्षा करता हूं और उन्हें समझाने में मदद करता हूं कि इन नतीजों का उनके खानपान और समग्र स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। अगर आप RA के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्ट्स की व्याख्या में गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस विषय पर मेरा एक विस्तृत वीडियो है। उसने मैंने अलग अलग तरह के टेस्ट्स, उनके फायदे नुकसान और टेस्ट करवाने का सबसे अच्छा समय भी बताया है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर फ्लेयर अप के दौरान टेस्ट करवाना सही नहीं होता, क्योंकि उस समय फॉल्स पॉजिटिव्स की संभावना ज्यादा होती है। जब आप स्थिर स्थिति में होते हैं, तब टेस्ट करवाने से यह ज्यादा स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आपकी संवेदनशीलता का असली कारण क्या है। आखिरी डाइट जिसका मैं संक्षेप में जिक्र करूंगा, वह है ऑटोइम्यून प्रोटोकॉल। हालांकि इस डाइट को अक्सर RA जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों के प्रबंधन के लिए सुझाया जाता है, लेकिन यह न तो व्यक्तिगत फूड सेंसिटिविटी को पर्याप्त रूप से संबोधित करती है और न ही फाइटोन्यूट्रिएंट विविधता को बढ़ाती है, जबकि ये दोनों ही RA को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा यह आंत के माइक्रोबायोम को भी ठीक से पुनर्संतुलित नहीं करती, जबकि RA के लक्षणों के प्रबंधन में इसकी अहम भूमिका होती है। AIP डाइट का उद्देश्य ऑटोइम्यून बीमारियों, जिसमें सूजन कम करना, आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। यह पालेयो डाइट का सख्त रूप है, जिसमें सूजन ऑटोइम्यूनिटी के संभावित डाइटरी ट्रिगर्स को हटाने पर जोर दिया जाता है। यह डाइट आमतौर पर कई चरणों में आगे बढ़ती है, जैसे कि एलिमिनेशन फेज, जिसमें आप उन सभी खाद्य पदार्थों को हटा देते हैं जो सूजन या इम्यून रिएक्शन का कारण बनते हैं, और फिर एक रीइंट्रोडक्शन फेज आता है, जिसमें आप हटाए गए खाद्य पदार्थों को एक एक करके धीरे धीरे वापस शामिल करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि कौन से खाद्य पदार्थ लक्षणों के ट्रिगर हो सकते हैं। इसे आप एक एलिमिनेशन डाइट की तरह समझ सकते हैं। यह डाइट को व्यक्तिगत सहनशीलता के अनुसार अनुकूलित करने में मदद करता है, और फिर एक मेंटेनेंस फेज भी होता है। संभावित ट्रिगर्स से बचने वाली डाइट को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह लो हिस्टामिन डाइट का भी अक्सर RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए जिक्र किया जाता है, क्योंकि सूजन को कम करने पर केंद्रित है। इस डाइट के पीछे विचार ऐसे खाद्य पदार्थों से बचा जाए जिनमें हिस्टामिन ज्यादा हो, शरीर में हिस्टामिन रिलीज करते हैं, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द और सूजन में योगदान कर सकते हैं। हालांकि AIP डाइट की तरह ही लो हिस्टामिन डाइट आंत माइक्रोबायोम स्वास्थ्य के मूल कारणों को संबोधित नहीं करती। RA को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए जरूरी है। यह व्यक्तिगत संवेदनशीलताओं अनुकूलित नहीं है, जो व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकती हैं। और इस डाइट के मुख्य बिंदुओं में हाई हिस्टामिन फूड से बचना शामिल है। तो संक्षेप में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आदर्श डाइट के सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। यह ऐसी डाइट है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स को प्राथमिकता देती है, मैक्रोन्यूट्रिशन आवश्यकताओं को पूरा करती है, माइक्रोबायोम विशिष्ट होती है और फूड सेंसिटिविटी को ध्यान में रखती है। माइंडबेट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम इन सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कस्टम प्लान तैयार करने में काफी समय लगाते हैं। हम कोचिंग भी प्रदान करते हैं ताकि जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यही कारण है कि हम केवल दवाओं पर केंद्रित प्रैक्टिस की तुलना में लगातार बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। हम लोगों को घर से ही अपनी डाइट कैसे मैनेज करें, यह सिखाते हैं, जिसमें मील प्लान, फूड गाइड, रेसिपी और ग्रोसरी लिस्ट शामिल हैं। और यह सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि हमारे क्लाइंट कभी भी असमंजस में न रहें और कहीं से भी अपनी स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं और आपने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ पाए हैं जो आपकी स्थिति में सुधार लाते हैं, या कुछ ऐसे जो लक्षणों को बढ़ा देते हैं, तो नीचे कमेंट करें। मैं आपके अनुभवों के बारे में जानना चाहूंगा। ठीक है, इसी के साथ यह सत्र समाप्त होता है। जरूर मेरे अन्य वीडियो देखें, जिनमें मैंने अलग अलग डाइट्स की तुलना FIDO डाइट से की है और बताया है कि वे किस तरह से टक्कर देती हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंडबेट इम्यूनिटी क्लिनिक से। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।